गुड मॉर्निंग गाइस, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन बायोमोलिक्यूल का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा डाइसैकेराइड्स। देखिए एक बार क्या होता है। डाइसैकेराइड्स जो होती है वो एक कार्बोहाइड्रेट्स का ही टाइप है। कार्बोहाइड्रेट्स के इस टाइप के अंदर जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे होता है? हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे होता है। व्हेन द कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रोलाइज्ड दे डिसोशिएट इन टू मोनोमर यूनिट, बोथ में बी सेम और डिफरेंट। कि जब भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो यूनिट मिल रही है अपन को वो सेम हो भी सकती है और सेम नहीं भी हो सकती है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर फाइनली ये याद रखना है कि डाइसैकेराइड मीन्स होता है हाइड्रोलिसिस पे दो मोनोमर यूनिट्स के अंदर क्या होंगी, ये डिसोशिएट होंगी। फिर शुगर जो होती है डाइसैकेराइड्स की बेसिकली टू टाइप्स की होती है। एक होती है रिड्यूसिंग शुगर, दूसरी होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का जो बेस है वो इसके बेसिस पे लिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स हैव द कार्बोनाइल ग्रुप इन विच दैट मे बी आइदर एल्डिहाइडिक ग्रुप और आइदर मे बी कीटोनिक ग्रुप. The presence of aldehyde group is identified by the either Tullin's reagent, Fehling solution, Benedict solutions also. जो भी solutions होंगे उसके लिए अगर पॉजिटिव टेस्ट आता है इसका मतलब वो शुगर क्या कंटेन कर रही है? एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन कर रही है, देन दैट इज इंक्लूडेड इन रिड्यूसिंग शुगर. तो कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है अगर उसके अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप होती है वो फ्री रहता है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसका मतलब वो टेस्ट देगा. और ऐसी शुगर जो पॉजिटिव टेस्ट देती होती है लैक्टोज या माल्टोज. सिंपल लैंग्वेज में आप कहना चाहोगे कि रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, और लैक्टोज और माल्टोज दोनों किस तरह की शुगर है? रिड्यूसिंग शुगर है. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर. नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर क्या होते हैं, जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो फ्री नहीं होता है. फ्री नहीं होता इसका मतलब ये होता है साइक्लाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा या फिर अदर कोई रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर वो क्या होता है, बाइंड रहता है. इसलिए ये जो ग्रुप होगा वो जो रिएजेंट्स होंगे उसके लिए कोई भी टेस्ट नहीं देगा. जैसे आएंगी सुक्रोस. ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग टेस्ट के अंदर कौन आती है? सुक्रोस आती है. नेक्स्ट देखो एक बार, सुक्रोस जो होती है उसके अंदर अपन आप बोल सकते हो कि अब अपन को तीनों शुगर्स क्या करती हैं, इक्वली देखनी है. सुक्रोस इज द पॉलीमर ऑफ, या सुक्रोस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज. इसके अंदर ग्लूकोज जो होती है उसका C1 कार्बन होता है और फ्रक्टोज जो होती है उसका C2 कार्बन होता है. इसका मतलब अगर आपसे पूछे विच वन कार्बन इज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, देन C1C2 लिंकेज इज प्रेजेंट हियर. इसको हम क्या बोलते हैं? कैन शुगर बोलते हैं. कैन शुगर मतलब गन्ने में प्रेजेंट होती है. कितना होती है? 15 to 20% होती है. यस, ऑल्सो प्रेजेंट इन द फ्रूट, जूस, सीड्स, फ्लावर्स, इनके अंदर भी प्रेजेंट होती है. इसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11. जितने भी डाइसैकेराइड्स है सबका ही फॉर्मूला ये है C12H22O11. ठीक है, वाइट होती है, क्रिस्टलाइन होती है. वाइट है, क्रिस्टलाइन है, और क्रिस्टलाइन है तो वाटर सोल्यूबल है. इसका मेल्टिंग पॉइंट 180 होता है. गर्म करने पर, हाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इसको गर्म करेंगे तो वो जो शुगर होती है वो ब्राउन कलर की हो जाती है, भुरभुरी जैसी हो जाती है. और ब्राउन कलर का जो मिक्सचर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरेमल बोलते हैं. ठीक है, रिपीट कर रही हूँ मेरी बात को कि जो शुगर होती है उसको हीट करने पर ब्राउन कलर की हो जाती है, और उस ब्राउन कलर के जो मिक्सचर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरेमल बोलते हैं. अब देखिए, ग्लूकोज इज सुक्रोज इज मेड अप बाय द अल्फा डी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. इस यहाँ पे थोड़ा सा इंटेंशन से देखें आप, जो सुक्रोज होती है उसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो कितना होता है? +52 डिग्री. प्लस का मतलब ये होता है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा. किसको? PPL को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को. तो ग्लूकोज जो है वो तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. इतना भी नहीं, छोड़ दें. इसका एंगल कितना है? पॉजिटिव में. इसका एंगल किस में है? निगेटिव में. मतलब एक तो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरा कौन सा है? लीवो रोटेटरी. और सिंपल देखना चाहोगे, एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, दूसरी क्या कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज. सुक्रोज जो होता है वो इक्विमोलर मिक्सचर होता है. बोले तो 50-50% मिक्सचर होता है. किसका? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का. एक सोल्यूशन जिसके अंदर ये दोनों ही कंपाउंड डाले थे. सुक्रोज का अगर हम देखें क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखें तो सुक्रोज कैसी होती है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, मतलब पॉजिटिव एंगल होता है उसका. लेकिन जब उसको हाइड्रोलाइज्ड करेंगे तो ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है उसकी बजाय ये कौन सी हो जाएगी? लेवो रोटेटरी हो जाएगी, है ना. डेक्स्ट्रो रोटेटरी की बजाय कौन सी हो जाएगी? लेवो रोटेटरी हो जाएगी. और इस तरह का जो इन्वर्जन होता है,
किस में, रोटेशन एंगल में, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस। जो एंगल ऑफ रोटेशन के अंदर इन्वर्जन होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। कि पॉजिटिव से एंगल निगेटिव में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्वर्जन। यहाँ से पैक्ड क्वेश्चन होता है, बोर्ड हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इन्वर्जन जो होता है वो प्रॉपर्टी होती है सुक्रोज की। रिपीट कर रही हूँ, सुक्रोज क्रिस्टलाइन फॉर्म में डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। एक्वा सोल्यूशन के अंदर जब हम करेंगे तो एंगल जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी की बजाय लेवो रोटेटरी हो जाएगा। तो इस तरह के जो एंगल का जो इन्वर्जन है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्वर्जन प्रोसेस। फिर दूसरी बात पूछी जाती है, इन्वर्जन शुगर किसको बोलते हैं या इन्वर्ट शुगर किसको बोलते हैं। तो इसमें आपको एक ही लाइन लिखनी होती है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज नोन एज इन्वर्ट शुगर। किस किस का, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का 50-50% जो मिक्सचर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक बात और आती है इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज भी रिड्यूसिंग शुगर होती है, फ्रक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर होती है, बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर। दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, सुक्रोज बन रहा है। दो रिड्यूसिंग शुगर मिल रही है, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, सुक्रोज बन रहा है। लेकिन सुक्रोज कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग। क्यों, कारण क्या है इसका, क्योंकि इसके अंदर ऑक्जिम्स नहीं बनते, ओसाजोन नहीं बनता है, ये टॉलरेंस रिएजेंट को इनको क्या नहीं करता है, रिड्यूस नहीं करता है। ये तो तब लिखना है जब आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए। सिंपल लैंग्वेज में ये पूछे वाई द ये पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर द रिड्यूसिंग शुगर वाइल द सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग। सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है बिकॉज CH2 ग्रुप इज़ नॉट फ्री इन दिस शुगर, कि इसके अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो फ्री नहीं होता है। सिंपल बात यही होती है कि कार्बोनाइल ग्रुप फ्री नहीं होता है, इसलिए ये क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। यहाँ पे जो लिंकेज होता है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है। स्ट्रक्चर अपन पहले भी देख चुके हैं, इसका फर्स्ट कार्बन होता है, इसका सेकंड कार्बन होता है, दोनों कार्बन के बीच के अंदर लिंकेज होता है जिसको अपन बोलते हैं C1C2 लिंकेज, ठीक है। नेक्स्ट जो डाइसैकेराइड शुगर होती है अपनी, वो कौन सी होती है, माल्टोज शुगर, ठीक है। माल्टोज शुगर के अंदर देखो माल्टोज शुगर, देखो माल्टोज शुगर भी क्या है, एक तरह की डाइसैकेराइड शुगर है। माल्टोज किस किस से मिलकर के बनी है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। इसका मतलब ये होता है कि आपको मोनोमर यूनिट याद रखते टाइम ये दिखना है कि माल्टोज कब आती है, जब सेम सेम यूनिट आती है, सेम सेम यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। या फिर अपन दूसरी लैंग्वेज में बोलना चाहोगे तो ये भी बोल सकते हो आप कि दूसरी लैंग्वेज में आप बोलना चाहो तो ये बोल सकते हो कि द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, क्या बोल सकते हो, द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इज नोन एज माल्टोज शुगर। इसको माल्ट शुगर भी बोलते हैं, कई बार इसको डायरेक्टली माल्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। माल्टोज शुगर जो होती है ये किससे बनती है, जब हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो स्टार्च किसका पॉलीमर होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का। स्टार्च किसको बोलते हैं, एनिमल का जो स्टार फूड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। तो स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से अपन को मिलती है माल्टोज का फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको किसकी यूनिट्स मिलती हैं, अल्फा डी ग्लूकोज की, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में देखें, वाइट क्रिस्टलाइन होती है, वाटर सोल्यूबल होती है, मेल्टिंग पॉइंट 160 to 165 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। ध्यान रखें फ्रक्टोज को छोड़ करके जितनी भी सिलेबस में शुगर होती है सारी की सारी कौन सी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। लेवो रोटेटरी शुगर सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, फ्रक्टोज है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लेवुलोस भी बोलते हैं उसको। माल्टोज शुगर हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, 2D ग्लूकोज बनेगा। माल्टोज शुगर के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज बन रही है। माल्टोज जो होती है वो रिड्यूसिंग शुगर होती है। पहले भी हमने देखा है कि रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सी है, लैक्टोज और माल्टोज है, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, सुक्रोज होती है। इसमें लिंकेज कौन सा होता है, C1C4 लिंकेज होता है, जिसमें 2 ग्लूकोज यूनिट्स के बीच में। देखो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होती है 1, ये 2 कार्बन, 3, 4, इसका 4th कार्बन है, इसका कौन सा है, फर्स्ट कार्बन है। तो लिंकेज किस किस के बीच में, C1 और C4 के बीच में लिंकेज है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो लैक्टोज को हम बोलते हैं मिल्क शुगर। लैक्टोज किस किस से मिलकर के बनी है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज से मिलकर के बनी है। वाइट क्रिस्टलाइन होती है, वाटर सोल्यूबल होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, C1C4 लिंकेज होते हैं इसके बीच में, और दोनों ही बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज की यूनिट होती हैं, ठीक है। ये लिंकेज इसके अंदर प्रेजेंट है, C1C4 लिंकेज, एक बार पहले भी देख चुके हैं अपने इनको। नेक्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं वो कौन से आते हैं अपने,
पॉलीसेकेराइड्स आते हैं। पॉलीसेकेराइड्स के अंदर अपन क्या देखते हैं कि व्हेन द कार्बोहाइड्रेट्स आर सोल्यूबल इन वाटर दे डिसोशिएट इनटू मैनी स्मॉलर यूनिट्स, दे आर नोन एज द पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स की सीरीज़ में आप लोगों के सिलेबस में स्टार्च है, सेल्यूलोज है, इसके अलावा ग्लाइकोजन। ठीक है, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। स्टार्च क्या होती है? स्टार्च होते हैं स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स के अंदर जो स्टोर फूड होता है उसको हम बोलते हैं स्टार्च। एनिमल्स के अंदर जो स्टोर फूड होता है उसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोजन। C6H10O5 का होल एन होता है, पॉलीमर होता है। ध्यान रखें ये किसका पॉलीमर है? अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। देखें जो स्टार्च जो होती है वो दो यूनिट से मिलकर के बनी होती है। एक तो होती है अमाइलोज, दूसरी होती है अमाइलोपैक्टिन। ध्यान रखें अमाइलोज जो होती है वाटर सोल्यूबल होती है, 15 to 20% पार्ट होता है इसका। C1C4 लिंकेज होते हैं किस किस के बीच में? वही किसके? ग्लूकोज यूनिट्स के बीच में होते हैं। डेंसिटी कम है, वाटर सोल्यूबल है, इसका 15 to 20% पार्ट क्या करता है? कवर करता है। दूसरी बात, जब एमाइलोस यूनिट जो होती है वो क्रॉस लिंक से बन जाती है। C1C4 के अलावा लिंक कौन सा आएगा इनमें? C1C6 लिंक भी प्रेजेंट होगा। डेंसिटी बढ़ने से वाटर इंसोल्यूबल हो जाती है। 80 to 85% कौन होती है? अमाइलोपैक्टिन होती है। तो कोई भी कंपोनेंट जिसके अंदर 20% पार्ट तो वाटर सोल्यूबल और 80% वाटर इनसोल्यूबल है तो ऑलमोस्ट कंपाउंड क्या होगा? वाटर इनसोल्यूबल ही माना जाएगा वो। ठीक है, इसके अंदर आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एमाइलोज क्या है, एमाइलोपैक्टिन क्या है। तो एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन को आपको बिल्कुल क्लियरली याद रखना है। एमाइलोज द लीनियर चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज विच इज़ वाटर सोल्यूबल पार्ट एंड कवर्स द 50 to 20% पार्ट एंड इट कंटेन्स C1C4 लिंकेज, while the amylopectin is the cross link of the amylose or it covers 80 to 85% and C1C6 linkage are also present in the amylopectins. ओके, ये आप लोगों की ये था कि ये अमाइलोज था, लीनियर चेन थी, क्रॉस लिंक हुआ, पहले चेन स्ट्रेट थी, अब क्या हो गया? इन स्ट्रेट चेन के अलावा दूसरा भी हो गया तो इसके अंदर क्रॉस लिंक प्रेजेंट हो गया है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? अमाइलोपैक्टिन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज किस में होता है? एनिमल्स में होता है। जितने भी जानवर होते हैं उनकी लीवर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, घास फूस खाने वाले एनिमल्स। तो ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होता है। ध्यान रखें ये बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर कौन था? स्टार्च। बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है वो कौन होता है? सेल्यूलोज होता है। C1C4 लिंकेज इसके अंदर प्रेजेंट है। बस इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होती है? ग्लाइकोजन जो होता है वो होता है स्टोर फूड। किसका? एनिमल्स का स्टोर फूड होता है। एनिमल्स के स्टोर फूड के अंदर भी ये क्या होगा? ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। जबकि हमने देखा सेल्यूलोज किसका है? स्टोर फूड है। किसके अंदर है? एनिमल्स के अंदर है। ये ह्यूमन बींग्स के अंदर है। ज़्यादा बेटर वर्ड ये रहेगा कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो होगा वो ग्लाइकोजन है। एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर सेल्यूलोज रहेगा। गाय भैंस जो भी होती है, अपने पेट्स जो होते हैं उनके अंदर बात करेंगे तो, या अदर एनिमल्स में बात कर सकते हो, वाइल्ड वगैरह कुछ भी आ सकते हैं। एनिमल्स की कैटेगरी लोगे तो उनमें है, ह्यूमन बींग लोगे तो ग्लाइकोजन आएगा। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज का है, वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, ये अपना जो इससे पहले अपने जो देखा है वो सारा का सारा किसका था? कार्बोहाइड्रेट का पार्ट्स था, है ना। कार्बोहाइड्रेट के पार्ट्स के अंदर अपन ने कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसकी बेस स्ट्रक्चर क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, नोमेनक्लेचर क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कई सारी कैटेगरी देखी है। उसके बाद में हमने मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, फिर शुगर्स है, शुगर्स की जो केमिकल रिएक्शंस हैं, और इसके अलावा एक एक शुगर जैसे ग्लूकोज सिलेबस में फ्रक्टोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, इसके अलावा सुक्रोज है। सारी शुगर्स अपन पहले देख चुके हैं। शुगर जो कार्बोहाइड्रेट है वो वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर आप अपना जो अदर ऑर्गेनिक फंक्शन शुरू हुआ है वो है प्रोटीन। नाम सबने सुना है प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन वैसे तो क्या होती है, जनरल वे में हम बोलना चाहें तो हम बोलते हैं फूड के अंदर प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन ऐसे होता है ये वो। अगर बुक की लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो हम बोलेंगे प्रोटीन इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। होता तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच इज़ मेड अप बाय द कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, जिसके इसेंशियल एलिमेंट कौन होते हैं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किस किस से? कार्बन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोटीन। फिर बात ये आती है प्रोटीन जो होता है वो लार्जर कंपाउंड है, तो किससे मिलकर के बना होता है? एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है। एमिनो एसिड्स जो होते हैं, तो या फिर अपन ये बोल सकते हैं प्रोटीन्स आर द
पॉलीमर चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, और पॉलीमर जो एमिनो एसिड्स होती हैं वो आपस के अंदर एमाइड या पेप्टाइड लिंक से जुड़ी हुई होती हैं। पेप्टाइड लिंक से जुड़ी हुई रहेंगी, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, है ना। बुक की लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एमिनो एसिड्स आर कॉल्ड प्रोटीन्स, कि पॉलीपेप्टाइड चेन एमिनो एसिड्स की क्या होगी, प्रोटीन होगी। प्रोटीन के अंदर 10,000 माइक्रोन तक मास होता है, और इसके अंदर एक एक्सेप्शन होता है कि इंसुलिन जो होती है उसके अंदर इसके अंदर ये होता है कि इंसुलिन जो होती है उसके अंदर मास यूनिट्स कम होती हैं, ठीक है। आती वो भी इसी की सीरीज़ में है, लेकिन इंसुलिन के अंदर मास यूनिट्स कम होती है। उसके अंदर फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है इंसुलिन, उसके अंदर लगभग 50 समथिंग जो यूनिट्स होती हैं वही पार्टिसिपेट करती है, लेकिन फिर भी उसको प्रोटीन की कैटेगरी में लेते हैं अपन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखो प्रोटीन, ध्यान रखिए हाइड्रोलिसिस से वही कंपाउंड मिलता है जिससे वो मिलकर के बनेगा। प्रोटीन किससे मिलकर के बनी होती है, एमिनो एसिड चेन से। जो एमिनो एसिड चेन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है। पेप्टाइड को भी आगे ब्रेक डाउन करोगे तो सिर्फ एमिनो एसिड्स मिल जाएंगे। अपनी जो नेचर होती है उसके अंदर ऑलमोस्ट 20 टाइप्स के एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो 20 टाइप के एमिनो एसिड्स अलग अलग मैनर में ऐड होकर के अलग अलग वेरियस टाइप के प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो 20 टाइप के एमिनो एसिड्स जब ऐड होते हैं तो एमिनो एसिड्स को कोड करने के लिए 3 वर्ड का एक कोड काम में लिया जाता है, जिसको अलग अलग वर्ड्स में बोलते हैं। अपन को इतना डेप्थ में नहीं देखना है, हमको सिर्फ प्रोटीन को फोकस रखना है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा मैटर को नहीं खींचा है। तो प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड्स की एक लीनियर चेन बनती है, जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन जो होती हैं दोनों फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल लूज करते हैं, कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, और कंडेंसेशन की प्रोसेस से वाटर मॉलिक्यूल निकलने से एक चेन का फॉर्मेशन होता है, और उस चेन को अपन बोलते हैं अमाइड चेन बोलते हैं, क्योंकि जो नया फंक्शनल ग्रुप ऑरिजिनेट होता है उसका नाम होता है अमाइड, और इस लिंक को अपन बोलते हैं पॉलीअमाइड। तो हम बोल सकते हैं कि पॉलीअमाइड चेन क्या होती है, प्रोटीन होती है, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन प्रोटीन का देखेंगे किसके बेसिस पे, शेप के बेसिस पे देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो देखो शेप के बेसिस पे प्रोटीन जो होती है, पहला होती है फाइब्रस प्रोटीन, जैसा नाम है वैसा ही है, फाइबर, इसका मतलब फाइबर की तरह दिखने वाली प्रोटीन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, फाइबर लाइक होती है, वाटर सोल्यूबल होती है। किस किस में होती है, एक तो मायोसिन, ये इनमें नहीं होती, बाल वगैरह होते हैं इनके अंदर। इसके अलावा मायोसिन किस में होती है, ये मसल्स वगैरह होती हैं उनके अंदर। इसके अलावा जो कीरेटिन होती है, कीरेटिन किस में प्रेजेंट होती है, कीरेटिन प्रेजेंट होती है जैसे बालों में होती है। इसके अलावा सिल्क आती है, वूल आती है ना, जितनी भी ऊन वगैरह है, वूलन्स भी हैं, सिल्क वगैरह है। इसके अलावा जो हेयर्स हैं इनके अंदर प्रेजेंट होती है, वो होती है कीरेटिन, ठीक है। नेक्स्ट होती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। एक बार इसका एग्जांपल पूछा, यहाँ से क्लासिफिकेशन में आता है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द प्रोटीन्स, कि कौन कौन किस किस की कैटेगरी में आता है। तो फाइबर्स का ध्यान रखना, मायोसिन और कौन सा है, कीरेटिन है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन कौन सी होती है, जिसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, जस्ट लाइक कॉम्प्लेक्स होती है। एक तो होता है इंसुलिन, दूसरा होता है एल्बुमिन, तीसरा होता है हीमोग्लोबिन। इंसुलिन, एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसके बाद में जो क्लासिफिकेशन आता है, दो ही तरह की है, एक तो फाइब्रस है, एक ग्लोब्यूलर। तो ग्लोब्यूलर में कौन आता है, फाइब्रस में कौन आता है। फाइब्रस में आपको याद रखना है मायोसिन आती है और कीरेटिन आती है, और इसमें कौन कौन सी आएंगी, इंसुलिन हो गया, इसके अलावा एल्बुमिन हो गया, इसके अलावा हीमोग्लोबिन हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन है हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे। हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे अपन ब्रेक डाउन करेंगे प्रोटीन से क्या रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे। तो पहली आती है अपनी सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन वो होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आती हैं, एमिनो एसिड से आते हैं। मैंने पहले भी आपको ये बताया है कि प्रोटीन किससे मिलकर के बना होता है, एमिनो एसिड से। तो कोई भी प्रोटीन जिसको ब्रेक डाउन करने से हमारे पास क्या मिले, एमिनो एसिड। एक बात याद रखना, ये अल्फा वर्ड का मतलब ये होता है कि एमिनो एसिड वो होते हैं जिसमें एक ही कार्बन के ऊपर NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक के रेस्पेक्ट में जो ग्रुप होता है, अगर एमीन ग्रुप अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट है तो अल्फा बोलते हैं। आप याद रखिए ऑलमोस्ट 99% एमिनो एसिड्स अल्फा फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर, अगर मतलब कहने का मतलब प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड के अलावा कुछ नहीं आए तो सबसे सिंपल प्रोटीन होती है, जैसे एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन, ठीक है।
कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको याद रखना है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो होती है या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो होती है, उसके अंदर जब अपन इसको क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, तो उसमें दो तरह के पार्ट आएंगे। एक तो आता है प्रोटीनियस पार्ट और दूसरा आता है नॉन प्रोटीनियस पार्ट। प्रोटीनियस पार्ट में तो फिर वही अमीनो एसिड्स आते हैं, और नॉन प्रोटीनियस पार्ट में इनऑर्गेनिक सॉल्ट वगैरह आता है, या फिर कोई भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट आता है, कोई भी मेटल वगैरह आ सकती है, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल आ सकता है जो इनऑर्गेनिक होगा। तो प्रोटीन के अंदर जो ए प्रोटिक पार्ट प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। किसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप? इनऑर्गेनिक पार्ट जो किसके अंदर, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंदर प्रोटीनियस पार्ट के साथ में कॉन्जुगेटेड पार्ट प्रेजेंट होता है, उसको अपन बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। अगर अमीनो एसिड्स के साथ में न्यूक्लिक एसिड जुड़ा हुआ हो तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। अगर ग्लाइकोजन जुड़ा हुआ हो तो ग्लाइकोप्रोटीन। अगर उसके अंदर जैसे क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोप्रोटीन। कि जो अलग अलग प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं उसके बेसिस पे अलग अलग होती हैं ये सारी की सारी। ठीक है, अब आपको ये सारी चीज़ें रिपीट करवा देती हूँ एक बार कि प्रोटीन क्या होता है। तो मैंने प्रोटीन के लिए आपको ये बताया है कि प्रोटीन जो होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ मेड अप बाय कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एमिनो एसिड इज़ प्रोटीन। ठीक है, एमिनो एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है। एमिनो एसिड्स बॉडी के अंदर 20 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। उनके सीक्वेंस के बेसिस पे, उनके कॉम्बिनेशन के बेसिस पे, उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे प्रोटीन्स जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। फिर प्रोटीन के लिए हमने ये देखा है कि प्रोटीन के अंदर जो लिंक प्रेजेंट होता है वो उसको अपन पेप्टाइड लिंक भी बोल सकते हो, आप एमाइड लिंक भी बोल सकते हो, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है। पेप्टाइड या एमाइड लिंक के बाद भी अपने देखा है कि उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा है कि लीनियर प्रोटीन भी होती है, इसके अलावा ग्लोब्यूलर प्रोटीन भी आती है। लीनियर और ग्लोब्यूलर दोनों ही प्रोटीन के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। लीनियर के अंदर आपको मायोसिन और कीरेटिन याद रखना, उसके अंदर एल्बुमिन है, इसके अलावा इंसुलिन है, इसके अलावा हीमोग्लोबिन है, ये याद रखने। इसके अलावा बाद में अपने सिंपल प्रोटीन देखी है, देन हमने कॉन्जुगेटेड प्रोटीन देखी है। ये थी कैटेगरीज। इसके बाद में मैं आपको वाइडली बताऊंगी कि हमने बार बार ये चीज़ रिपीट करी है कि जो प्रोटीन होती है इट इज़ द पॉलीपेप्टाइड ऑफ एमिनो एसिड्स। कई बार नाम आया है कि एमिनो एसिड्स का ये होता है, एमिनो एसिड्स का ये होता है। तो नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसके अंदर अपन नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो होगा एमिनो एसिड्स, जिसके अंदर मैं वाइल्ड कैटेगरी आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी एमिनो एसिड्स की। वीडियो को क्लियरली देखने के लिए आप पहले नोट्स बनाएं, बार बार जूम करके देखते रहे, और नेक्स्ट क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए इसके आप फेयरली नोट प्रिपेयर करते जाएं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।